गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं अपना चैप्टर नंबर 1 कॉमर्स का कंप्लीट करना है मुझे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था माइक्रो एनवायरनमेंट तक और इस वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा मैक्रो एनवायरनमेंट और स्वॉट एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चे इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। इसका डायरेक्टली कोई बिजनेस में इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जबरदस्त इंपैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। इसके कुछ सारे पोर्शन है वो जो मैं बताने वाला हूं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। बुक में पॉलिटिकल और लीगल अलग अलग करके दे रखा है, लेकिन पॉलिटिकल और लीगल एक ही चीज होती है, एक में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक मींस पैसा, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसका मेन मकसद होता है फैक्टर्स कंसर्निंग मींस ऑफ प्रोडक्शन। किस किस फैक्टर से हमको प्रोडक्शन में कौन कौन सा जरिया होता है, क्या रॉ मटेरियल्स होंगे, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड होती हैं और यहां से इंपैक्ट होता है। बताऊंगा कैसे कैसे। आइए इसका देखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या है, पहला नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आता है प्रॉपर्टी राइट्स, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे 5 ईयर प्लानिंग होती है ना, वो सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आती है। पहला कंपोनेंट ये है। सेकंड कंपोनेंट है बेटा स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी क्या है, पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। अब ये सारी क्या चीजें हैं, ये जैसे एग्जांपल दूंगा ना बहुत इन डेप्थ समझ में आएगा आपको तुरंत। थर्ड है मार्केट कंडीशन, मतलब डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है मार्केट में। एंड फोर्थ इज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा कितना डेवलप्ड है हमारी कंट्री में। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कैसे इंपैक्ट पड़ता है और ये सारी क्या चीजें दे रखी हैं। अगर मैंने एग्जांपल लिया कि इफ इट एक्सरसाइजेस स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक्सरसाइजेस स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस। एग्जांपल लिया डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट्स। आइए समझते हैं। अगर बैंक ने, आरबीआई ने कहा कि इंटरेस्ट रेट सस्ते कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ये इंटरेस्ट रेट किस पे है, लोन पर, सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोन पर इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और इंटरेस्ट रेट कम होते चले जा रहे हैं लोन्स पर। अभी लोन सस्ते होंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर। भाई साहब लोन सस्ते होंगे तो बिजनेसमैन लोन लेने वाले हैं, बिजनेसमैन लोन लेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास सस्ता हो जाएगा या उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करना बिजनेस में आसान हो जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई। आपने क्या बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोगों को और साथ साथ बिजनेस हाउसेस को लोन सस्ते में मिलेगा। अगर अब लोगों को लोन सस्ते में मिलने लगेगा तो लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही बात क्या क्या हो रहा है। मतलब आपने लोन के रेट सस्ते किए जिसकी वजह से बिजनेसमैन ने लोन लिया और प्रोडक्शन बढ़ाया, लोगों ने लोन लिया, कंजम्पशन बढ़ाया, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो मतलब वो सर्कल कंप्लीट होने लगेगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैसे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है नेशनल इनकम पे उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, एंड सो ऑन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन डेप्थ अपनी बुक से रीड करिए। सीबी गुप्ता मैं फॉलो कर रहा हूं, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। उसके बाद भी पढ़ने के बाद भी कोई डाउट आएगा तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है समझना। सोशल एनवायरनमेंट में आता है सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। अब सोशल और कल्चरल फोर्सेस क्या होती हैं आइए देखते हैं बेटा। पहला पॉइंट है इसके अंदर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का मतलब होता है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज एंड एज कॉम्पोजिशन, COMP's कॉम्पोजिशन। ठीक है, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और एज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है ये समझते हैं। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया, कमला नगर के एरिया में। अब ये बताओ वहां का डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या कहता है। वहां का डेमोग्राफिक ट्रेंड ये कहता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो टीनेजर्स हैं या अर्ली 20s 23 24 इयर्स तक के बच्चे होंगे। तो वहां पर किस तरह की गुड्स की डिमांड होगी, ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स डिसाइड करता है कि हमें वहां पर किस तरह के गुड्स बेचने हैं, वहां पर किस तरह के फूड आइटम्स बिकेंगे। समझ में आ रही, समझ में आ रही, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट आपको बताता है कि हमें किस तरह का सामान एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में सेल करना है। नंबर 2 पे आते हैं सोशल ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल्स, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। अगर हम किसी ऐसी मान लेते हैं हम लोग जा रहे हैं जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही होली प्लेस है और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे एकदम जम के नॉनवेज बेचना शुरू कर दूं। नहीं कर सकता क्योंकि वहां के रिचुअल्स नहीं है, वहां का सोशल बिलीफ नहीं है, वहां पे मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो समझ में आ रही है कि बात। सोशल ट्रेडिशंस कैसे हैं, पर्टिकुलर एरिया के रिचुअल्स कैसी हैं, लाइफस्टाइल कैसी, कैसे लोग रहते हैं, तो उस टाइप का गुड्स हमको वहां पर बेचना
पड़ेगा। आगे आते हैं फैमिली स्ट्रक्चर, वैल्यूज एंड देन एजुकेशनल लेवल्स। एजुकेशनल लेवल्स का मतलब क्या है? लिटरेसी रेट, लोग कितना समझदार हो रहे हैं, कितने राइट्स के बारे में उनको पता है। इसके पहले मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था ना, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस वाली बात यहां पर आएगी एजुकेशन लेवल्स में, जिसमें एनजीओ बहुत सारे हेल्प करते हैं लोगों को, ठीक है ना, वो सारी पोर्शन यहां पर आएगा। अब एजुकेशन लेवल देखो, जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ रही है। कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग वो सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू करेंगे जो एक्चुअल में अच्छे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? जिसमें मतलब आईएसआई ग्रेड है, जो एगमार्क बीआईएस अप्रूव्ड है, वो सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू करेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना बंद कर देंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कंज्यूमर अवेयर हो रहा है, कंज्यूमर को पता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम कंज्यूमर फोरम चले जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर कर पाया हूं मैं। अब बढ़ता हूं मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और टेक्नोलॉजी तो आप सबको पता है कि बहुत तेजी से चेंज हो रही है। एक सर्वे के हिसाब से 18 महीने में टेक्नोलॉजी हो जाती है डबल। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से चेंज हो रही है और वो समझ पाना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल एक समझ लीजिए नेल बाइटिंग सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने क्या लिखा? इट मींस सिस्टम, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। इसमें एग्जांपल लिया है मैंने, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। अगर मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, 1980s 1990s में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बहुत सारा चलन था। अब 2000 आया, 2010 आया, 2020 आया, आज के डेट में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है ही नहीं। और सोचो, पहले जो टीवी आती थी बिल्कुल बड़ी बड़ी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाली, अब क्या आता है? एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा और पता नहीं क्या क्या अब आ गया। समझ में आ रही है? हर बार टेक्नोलॉजी डबल होती जा रही है और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जा रही है। कोडैक ने कैमरा बनाना शुरू किया, आज के डेट में ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा, आप कराते हो ना, क्या कहते हैं, जेरोक्स वाज अ कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स दैट फोटोकॉपी मशीन। आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गई बिकॉज कैनन आ गया, कैनन के पास नई टेक्नोलॉजी थी। क्लियर? तो अगर किसी बिजनेसमैन ने टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को नहीं पकड़ा तो ऑब्सोलीट होने वाला है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? थोड़ा सा जल्दी इसलिए क्योंकि मुझे वीडियो 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, सर बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हो आप, 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटे की वीडियो बना रहे हो, सर ऐसा मत करो, हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग को वीडियो थोड़ा सा 10-12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। इनकेस अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस अगर लंबे होंगे तो आपको समझ में आएगा, आई कैन स्लो डाउन माई स्पीड, आई कैन गिव माई बेस्ट शॉट और मैं लंबे लंबे वीडियोस बना सकता हूं। मेरे लिए भी बहुत आसान होगा लंबे वीडियोस बनाना कंपैरेटिवली शॉर्ट वीडियोस से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट पर। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बुक में लिखे हैं, मैंने कुछ लिखे हैं यहां पर। पहला है पॉलिटिकल सिस्टम, रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद द अदर कंट्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन। और लीगल में क्या आता है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस, लॉज कंसर्निंग प्रमोशन एंड एक्सपेंशन। अब समझने की बात यह है, देखिए, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, या गवर्नमेंट स्टेबल है तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो है, लोकल गवर्नमेंट तो है, लेकिन सेंट्रल से उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या आप उस स्टेट में बिजनेस करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे? आप चाहते होगे ब्लेंड, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फिक्स रहती हो और सेंट्रल से उसके संबंधी बहुत अच्छे हो, तो वो स्टेट पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। ठीक है, इसीलिए देखिए आप ज्यादातर जो आईटी सेक्टर डेवलप हुआ है वो महाराष्ट्र में डेवलप हुआ है, वो कर्नाटका में डेवलप हुआ है। बात समझ में आ रही है? और यूपी बिहार में वहां पर नहीं डेवलप हुआ बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल के स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने अच्छे रिलेशन कभी भी नहीं रहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारी कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्री से कैसे है? कि अगर मैं अपना एक्सपोर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? अगर मैं बोलूं कि मेरी कंट्री इंडिया का पाकिस्तान से रिलेशन कैसा है, तो क्या मैं पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहूंगा? नहीं, बहुत खराब रिलेशन है। चाइना के साथ बिजनेस करना चाहूंगा? नहीं, बहुत खराब रिलेशन है। क्या यूएस के साथ करना चाहूंगा? मे बी। क्या बांग्लादेश के साथ करना चाहूंगा? मे बी। तो जिस कंट्री से हमारे अच्छे रिलेशन है उस कंट्री में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से बिजनेस ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने बहुत क्लियर समझाया है। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। जल्दी से आप नोट कर लो ये पूरा पॉइंट और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू क्लास। अब आते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस पर। ऑलराइट। अब बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। अब भाई ये समझने वाली बात है, देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मेरा पूरा बोर्ड खाली है यहां पर केवल SWOT लिखा हुआ है मैंने। अब ये SWOT होता क्या है? आप बच्चे चाहो ना, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि कॉमर्स से आपका एक प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड बनाने की कोशिश करूं। क्या है ना कि सब्जेक्ट बहुत थ्योरी है, लेकिन थ्योरी बहुत कमाल की है इसकी। थ्योरी अगर हम समझ जाएंगे तो प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई भी बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए समझते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या होती है। हम किसी एक बिजनेस का भी निकाल सकते हैं, हम किसी एक पर्सन का भी SWOT एनालिसिस निकाल सकते हैं, और हम अपना भी SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप आगे जाओगे, MBA में पढ़ोगे या GDPI दोगे, इंटरव्यूज दोगे, वहां पर आपसे पूछेंगे कि आपका SWOT एनालिसिस बताओ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपकी थ्रेट्स क्या है, सारे बताओ।
तो चलो मैं आज की डेट में आपकी बुक में बहुत पुराना सा एग्जांपल दे रखा है, एचयूएल का एग्जांपल दे रखा है, मैंने एचयूएल का एग्जांपल ले लिया। मैं आपसे एकदम रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं आपसे टेक एड की। टेक एड इज टेक एजुकेशन। टेक एजुकेशन समझते हैं ना, आज की डेट में आप ऑनलाइन एजुकेशन जितना आ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एजुकेशन जो आ रही है वो सारी टेक एजुकेशन है। बायजूस है, ठीक है, वेदांतु है, एंड देन हम भी है, ठीक है ना। तो उसमें से तो बहुत सारे लोग हैं जो टेक एजुकेशन की फील्ड में हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आज की एकदम करंट सिचुएशन में, और बच्चे लोग आप भी मुझे बताना कमेंट करके कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें से कुछ आपके पास नया पॉइंट है तो आप भी बताओ। अगर मैं बोलूं आज के डेट में टेक एजुकेशन की फील्ड में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। तो चलो मैं एक कंपनी लेता हूं। मैंने कंपनी ली, मान लेते हैं XYZ। मैंने कंपनी ली OBZ कंपनी। अगर मेरे कुछ पुराने बच्चे होंगे तो OBZ लिमिटेड कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नए बच्चों को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा जब मैं अकाउंटेंसी में शेयर्स पढ़ाऊंगा तो इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। चलो मान लेते हैं OBZ कंपनी है और वो एकदम नई मार्केट में आई है टेक एजुकेशन की फील्ड में। उसको आए हुए हैं अभी 2 महीने, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, कोई 2 पॉइंट, कोई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे बड़ी वीकनेस क्या होगी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी और सबसे बड़ी थ्रेट क्या होगी। इंसान को सबसे पहले थ्रेट दिखता है। थ्रेट सबसे बड़ा क्या है इस OBZ कंपनी के लिए? सबसे बड़ा थ्रेट है बायजूस, कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद है अनअकैडमी एंड अदर प्लेयर्स। मतलब कॉम्पिटिटर्स बहुत तगड़े मार्केट में हैं। तो सबसे बड़ा तो थ्रेट ये हो गया। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मान लो 100% मार्केट शेयर है तो पेनिट्रेशन इन द मार्केट इज ओनली 3%। मतलब केवल 3, अगर 100 बच्चे हैं पूरे इंडिया में तो केवल 3% बच्चे या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो टेक एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं। रेगुलर जो कोचिंग सेंटर्स हैं या स्कूल वाले सिस्टम से वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो केवल 3% है। मतलब अपॉर्चुनिटी कितने परसेंट की और है? 97% पेनिट्रेशन पावर रख सकता है। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले। तो मैंने आपको बताया थ्रेट्स क्या है, मैंने बताया अपॉर्चुनिटी क्या है, मैंने बताया वीकनेस क्या है। वीकनेस क्या हो सकती है? वीकनेस ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी कम है। एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी कम है। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लोग नया तरीके को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। भैया ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आएगा तो मेरी डाउट कैसे सॉल्व होंगे, या एंड सो ऑन। पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते मेरा बच्चा मोबाइल में देख के पढ़ाई भी कर सकता है या लैपटॉप में देख के पढ़ाई भी कर सकता है क्या। अभी वीकनेस और क्या हो सकती है? हेल्थ डिसऑर्डर। हेल्थ डिसऑर्डर क्या है भाई? कि भाई साहब ज्यादा देर कंप्यूटर देखने से, बहुत ज्यादा देर मोबाइल से देखने में भाई आंखों में दिक्कत आने लगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम और बढ़ रही है लोगों में। और वीकनेस क्या हो सकती है किसी भी कंपनी के लिए? बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है हम इंटरनेट पर या टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी इन द सेंस ये जो हमारा ऑनलाइन है उस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर मान लो टेक्नोलॉजी फेल हुई, इंटरनेट फेल हुआ किसी भी दिन के लिए तो हमारा बिजनेस फेल है। तो हम 100% डिपेंडेंट है अपनी इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर। और भाई देखो उसमें लैग्स भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हैंग भी करता है, बहुत सारी चीजें जो वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? आपका टीचर्स। आपने कितने अच्छे टीचर्स लगाए हैं, आपके पास कितना अच्छा कंटेंट है, कितनी अच्छी डिलीवरी है, ये सारी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो आप भी किसी भी कंपनी का चाहो तो SWOT एनालिसिस करो, चाहे आप अपने खुद का SWOT एनालिसिस करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है और क्या आपके थ्रेट्स हैं। सो भाई आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। कोई डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैंने एक व्हाट्सएप लिंक भी दे रखा है, कोई 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहो तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और हम लोग 1-to-1 डाउट सॉल्विंग क्लासेस करेंगे। और जिसको भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भाई मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं। योर चॉइस, योर कॉल। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।